अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्क़े आतिश भाई सादिया राजपूत। आफाक 8 बजे क्लिनिक पहुंचा तो इसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो और डॉक्टर रहमत साथ साथ ही क्लिनिक में दाखिल हुए थे। आफाक ने जब अपना तारुफ कराया तो बहुत तबाक से मिली। ओह, तो आप ही वजदान के दोस्त। मुजम्मिल से फ़ोन पर आपके बारे में बात हुई थी। वो भारी डेल डोल के दरमियानी कामत वाले शख्स थे जिनकी उम्र 60 के पेटे में थी। बच्चे जैसे मासूम चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, सर के बाल भी सफेद थे जो इतने हल्के हो चुके थे कि तकरीबन गंजे नजर आते थे। मोटे आंसू की ऐनक पहनी उनकी आंखें चमकती महसूस हो रही थी। वो आफाक को साथ ले अपने रूम में आ गई। अपने चेयर पर बैठकर उन्होंने सामने कुर्सी पर बैठे आफाक को मुस्कुरा कर देखा तो यूं लगा जैसे कोई बच्चा शरारत पर आमादा हो। फिर दिलचस्पी से बोले, तो बताएं आफाक, मुझे सुनाने के लिए आपके पास क्या है? सुनाने के लिए इतना कुछ है डॉक्टर साहब कि मुझे लगा कि इस आसान की तवालत में उलझकर कहीं कोई अहम बात बताने से न रह जाए, इसलिए मैं अपनी उन यादाश्तों को लिख लाया हूँ जो वजदान से मुतल्लिक है। आफाक ने फाइल टेबल पर रखकर उनकी तरफ खिसका दी। अरे, ये तो आपने कमाल का काम किया है। वाकई तवील गुफ्तगू के दरमियान बहुत सी बातें जहन से मुख हो जाती हैं। बच्चों की तरह खुश होकर उछलते उन्होंने फाइल पकड़ ली। फिर उसके अंदर सफ़ों का हाथ में लेकर तेजी से गिराते देखा। फिर फाइल बंद करके कहा, बस फिर आप जाएं ताकि मैं इन सफ़ों को पढ़ सकूं। जी बिल्कुल। उनके जुमले के साथ ही आफाक खड़ा हो गया। जाते जाते अपना नंबर ज़रूर देते जाइएगा ताकि अगर मेरे जहन में कोई सवाल आ जाए तो बराह रास्त आपसे कांटेक्ट कर सकूं। श्योर। आफाक ने अपना कार्ड निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। सब रात का खाना खा रहे थे जब फ़ोन बजने लगा। मुजम्मिल, मैं देखता हूँ कहकर निवाला प्लेट में रखकर उठा और फ़ोन का रिसीवर कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ डॉक्टर रहमत अपने मखसूस बेतकल्लफ अंदाज में बोली, बरखुरदार, हेलो हाय से काम नहीं चलेगा। भाई को लेकर क्लिनिक आ जाओ, अब उससे मिलना ज़रूरी हो गया है। आप वक्त बता दें, मैं उससे लेकर आ जाऊँगा। देखो मियाँ, वैसे तो हमारे पास 2 हफ्ते तक टाइम नहीं था, मगर वजदान का केस पढ़ने के बाद मुझे लगता है देर नहीं करनी चाहिए। अब अगर तुम सुबह 9 बजे आ सकते हैं तो मैं अपनी कल सुबह के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देता हूँ। उनकी बात सुनकर मुजम्मिल जल्दी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे लेकर सुबह 9 बजे पहुँच जाऊँगा। फिर ऐसा है कि वजदान को क्लिनिक लाने से पहले एक खास चीज़ तुम्हें मुझ तक पहुँचानी होगी। मुजम्मिल ने ध्यान से उनकी बात सुनी और चूंकि खाने के टेबल पर वजदान मौजूद था और फोन डाइनिंग टेबल से बहुत दूर नहीं था, इसलिए मोहतात अंदाज में कहा, आप फिक्र मत करें अंकल, आपकी मतलूबा चीज़ अब्बू के पास है और मैं उनसे वो लेकर आधे घंटे में आपके घर पहुँच रहा हूँ। फ़ोन रखकर मुस्तफ़ा अजीम से बोला, अब्बू आप सर अपने कमरे में आएंगे? उन्हें मुजम्मिल के लहजे में गैर मामूलीपन का एहसास हुआ था। वो फ़ौरन उठ गए। चलो। उनके साथ बैठा शायन जून थोड़े से दिनों में ही उनसे हिल गया था। उन्हें जाते देखकर वो भी खाना छोड़कर उठ गया। शायन, खाना खा कर जाओ। अनिका ने से उठते देखकर टोका भी, मगर वो खा लिया था यम्मी कहकर मुस्तफ़ा अजीम के कमरे की तरफ भागता चला गया। जब वो उछलता कूदता उनके कमरे में पहुंचा तो स्टडी टेबल का दराज खोलकर खड़े थे। फिर उन्होंने दराज में से एक लिफाफा निकालकर मुजम्मिल को दिया। मुजम्मिल ने लिफाफा लेकर उसमें से तस्वीरें निकाली और देखने लगा। फिर एक तस्वीर अलग करके बोला, हाँ यही तस्वीर चाहिए। फिर बाकी तस्वीर और लिफाफा अपने अब्बू को थमाकर चला गया। मुस्तफ़ा आसिम उन तस्वीरों को दोबारा लिफाफे में डाल रहे थे कि शायन अपनी पुरतजस्सुस फितरत के हाथों मजबूर होकर तेजी से उनके पास आ गया और उछलकर तस्वीरों को देखने की कोशिश करता हुआ बोला, ये क्या है? फिर उन तस्वीरों को देखकर पूछा, ये कौन है? तुम्हें नहीं ये पता है कौन है? उसकी इल्मी को शरारत समझकर मुस्कुराते हुए बोले तो शायन अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चिपक कर सर दाएं बाएं हिलाने लगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हंस कर बोले और तस्वीरें लिफाफे में डालने लगे तो शायन उनका बाजू दबोच कर बोला, बताइए ना दादा अब्बू, ये कौन है? अब वो उसकी वजखाना से उलझन को महसूस करके चौंके। क्या तुम्हें अब्बू ने कभी इनके बारे में नहीं बताया? उसने नफी में सर हिला दिया। क्या तुमने कभी इनकी तस्वीर भी नहीं देखी? शायन एक नज़र गौर से तस्वीर में नजर आते चेहरे को देखा और फिर दोबारा नफी में सर हिलाने लगा। मुस्तफ़ा अजीम की पेशानी पर लकीरें उभर आई। वजदान को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़बड़ाई। फिर हाथ मारकर दरवाज़ा बंद करते शायन से बोले, अबू ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है, आओ मेरे साथ। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले सोफे पर जा बैठे। फिर वो सारी तस्वीरें उसे एक एक करके दिखाते हुए धीरे धीरे उसे कुछ बताने लगे। मैं ये तस्वीरें अपने पास रख लूँ? उनकी बात खत्म हुई तो शायन बोला, हाँ लेकिन अब्बू से जिक्र मत करना, उन्हें उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? उन्होंने रिसान से समझाया तो उसने इस बात में सर हिला दिया।
अगले दिन 9 बजे से कुछ मिनट पहले ही मुसम्मिल अपने साथ वजदान और मुस्तफ़ा असीम को लिए डॉक्टर रहमत के क्लिनिक पहुंच गया था। डॉक्टर रहमत उनसे कल बता चुके थे कि आज वजदान के साथ सिटिंग रखेंगे। वो लोग रूम में दाखिल हुए तो डॉक्टर रहमत उनके इस्तकबाल के लिए अपने सीट से उठ गए। एक गर्मजोशी गालिबन उनके मिजाज का हिस्सा थी। उन तीनों को कुर्सियां पेश करके वो खुद भी जाकर अपने चेयर पर बैठ गई। हाँ तो बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? मुस्तफ़ा असीम को लगा वो क्लिनिक नहीं आए बल्कि किसी अजीज दोस्त से मिलने उसके घर जा पहुंचे। उनकी बेतकल्लुफी पर अजीब सा महसूस करते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, इसकी क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं, सिर हिलाकर अपने आप से बोले, चाय ही मंगवा लेता हूँ, और इंटरकॉम उठाकर चाय लाने को कहा। जब चाय आई तो उन्होंने एक अजीब सी हरकत की। उन्होंने चाय लाने वाले लड़के को जाने का इशारा किया और खुद अपनी जगह से उठकर चाय बनाने लगे। कितनी चीनी लेते मुस्तफ़ा साहब? वो चेहरे पर अजीब से तासरात के साथ बोले, 1.5 चम्मच। फिर उन्होंने मुसम्मिल से भी यही सवाल किया। मुस्तफ़ा असीम की बरअक्स उनके चेहरे पर अचंभे का कोई तासर नहीं था। उसे मालूम था डॉक्टर अहमद अपने मरीजों से इसी तरह पेश आते हैं। 2 चमचे उसने कहा। डॉक्टर अहमद ने चीनी मिलाकर उनके कप उनके सामने रखे। फिर तीसरे कप में चाय डालकर शुगर पॉट हाथ में लिया और रजान से पूछा, कितने चमचे? फिर फौरन ही बोली, लेकिन मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ जबकि मुझे मालूम है तुम मीठी चाय नहीं पीते हो। 3 चमचे काफ़ी होंगे। उनकी खुद कलामी सुनकर बेसख्त वजान की जुबान से निकला, मैं चाय बिना शक्कर के पीता हूँ। डॉक्टर अहमद ने हाथ में पकड़ा चीनी का चमचा शुगर पॉट में उलटकर वजान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बगैर चीनी के चाय का कप उसे पकड़ा दिया। मुस्तफ़ा असीम को अचानक ही उनके अब तक के रवैये की वजह समझ आ गई। वजान की आदत खुद उन्हें भूल चुकी थी शायद, बल्कि शायद किसी को भी उसकी आदत याद नहीं रही थी, क्योंकि जब से वो वापस आया तो उसे चीनी मिली चाय ही मिल रही थी और वजान भी आराम से पी लेता, वरना 10 साल पहले वो चीनी वाली चाय को हाथ भी नहीं लगाता था। डॉक्टर रहमत को यकीनन ये बात आफाक ने बताई होगी और अब उन्होंने गैर महसूस अंदाज में वजान को उसकी एक भूली हुई आदत याद करा दी थी। मुस्तफ़ा असीम अचानक उनसे बहुत मुतासिर नजर आने लगे थे। उन्होंने मुसम्मिल को देखा जो उनके तासरात की तब्दीली को महसूस करके मुस्कुरा रहा था। फिर जितनी देर में चाय पी गई उन्होंने वजान से कोई बात नहीं की। फिर चाय खत्म करके डॉक्टर अहमद उसके दाएं बाएं बैठे उसके वालिद और भाई से बोले, आप दोनों के साथ काफ़ी बातें कर ली, अब मेरा जी चाह रहा है कि वजान से भी कुछ गपशप हो। मुसम्मिल वाले साहब को लाउंज में ले जाओ। और मुसम्मिल फौरन उठकर मुस्तफ़ा अजीम की तरफ आ गया। चले अब्बू, बाहर चलकर बैठते हैं। फिर उन्हें साथ ले कमरे से बाहर आ गए। वजान ठीक तो हो जाएगा मुसम्मिल, वो आस भरे लहजे में बोले, इंशाअल्लाह, आप अच्छी उम्मीद रखिए, अल्लाह से बेहतर करेगा। फिर डॉक्टर साहब भी तो वजान को पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वजान ठीक हो जाएगा, आप यहाँ आराम से बैठिए और बिल्कुल परेशान न हो। उन्हें तसल्ली देते हुए मुसम्मिल ने उन्हें अपने साथ ही सोफे पर बिठा लिया। उन दोनों के कमरे से निकलते ही डॉक्टर रहमत वजान की तरफ मुतवज्जह हुए। हाँ तो बरखुरदार, अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ भी, जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, कौन सा मौसम अच्छा लगता है, या स्पोर्ट्स के बारे में कोई बात कर लो। आफाक ने मुझे बताया था तुम कॉलेज में फुटबॉल टीम के कप्तान थे, तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? उस सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और कहीं भी जवाब लेने के लिए रुके नहीं। चौक और पेपरोइड को हाथ में लेकर घुमाते वजान को देखते उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि उस वक्त सोच में डूबा लग रहा था, पर उसकी आंखों की उलझन बता रही थी कि अपनी सोच को मुर्तकस नहीं कर पा रहा। डॉक्टर रहमत ने चुप होकर उसे देखा, फिर बोले, ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है? वजदा ने उनकी तरफ देखा तो अपने अंदाजे की वजाहत में बोले, दरअसल मैं सोच रहा था कि टेबल पर व्हाइट और ब्राउन कलर के पेपरेट भी रखे, मगर तुम अपने सामने रखे उन पेपरेट्स को छोड़कर दूर रखे ब्लू पेपरेट को उठाकर उससे खेल रहे हो। ये पेपरेट ब्लैक कलर का है। वजदा ने पेपरेट की तरफ देखे बगैर कहा, अरे हाँ, ये तो ब्लैक ही है। वो चौंक कर बोले, जैसे पहले कभी उसके कलर पर ध्यान न दिया हो। वजदान को समझने में दिक्कत नहीं हुई कि वो एक्टिंग कर रही। उसने पेपरेट नीचे रखा और दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया। डॉक्टर रहमत फिर से शुरू हुए, अच्छा तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? बुक रीडिंग। उन्होंने टेबल की तरफ देखते वजदान को देखकर प्रयास किया, फिर खुद ही कहने लगी, ऑफ कोर्स बुक रीडिंग ही होगी। तुम्हारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते आमतौर पर लोग इतने मेच्योर हो चुके होते कि फारिग वक्त भी गंवाना पसंद नहीं करते और ऐसी कोई हेल्दी एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। वैसे मुझे भी बुक रीडिंग का शौक है, कभी कभार कुछ वक्त निकाल कर लाइब्रेरी भी चला जाता हूँ। इस मामले में मेरी आदत बिल्कुल मलिहा जैसी है। उन्होंने इतने अचानक मलिहा का नाम लिया था कि वजदान ने करंट खाकर उन्हें देखा। उसकी कैफियत को नोट करने के बावजूद बोलते रहे, मुश्ताक यूसुफी मेरी फेवरेट राइटर है, उनकी किताब तो मुझे खास तौर पर पसंद है।
चलो मैं इसकी कुछ लाइन सुनाता हूँ। बोलते बोलते उठी और रस्तान के सामने रखी किताब उठा ली। उन्होंने अपने हाथों की हरकत इतनी नुमाया रखी कि वजदान जरूर मतवजा होता। फिर जैसे वो किताब उठाती, उसकी नज़र किताब के नीचे रखी मलिहा की तस्वीर पर पड़ती, जो उन्होंने मुसम्मिल से खास तौर पर मंगवाई थी और हिदायत की थी कि तस्वीरें ऐसी हो जिसमें मलिहा का चेहरा वाज़िह नजर आ रहा हो। उनके हाथ की हरकत पर वजदान बेसाख्ता मतवजा हुआ था और उसकी नज़र बंद गई। डॉक्टर रहमत सरसरी सी नज़र उस पर डालकर किताब खोलते उसमें से कुछ लाइंस पढ़कर सुनाने लगे। गाये बकाये उसे भी देख लेते, जिसके चेहरे पर तनाव की कैफियत नजर आ रही थी और जरा देर में ही उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। जब उन्हें यकीन हो गया कि वजदान उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा तो किताब बंद करके टेबल पर रखते और उसके साथ वाले चेयर पर आ बैठे। उसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ाकर मलिहा की तस्वीर उसके सामने उठा ली। वजदान हड़बड़ाकर चौंका, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। डॉक्टर रहमत ने उसके बाजू पर हाथ रखकर तस्वीर उसके सामने लहराई। दिल चाह रहा है तो कुछ देर और देख लो। वजदान ने गर्दन मोड़े बगैर ही इनकार में सर हिला दिया तो कसर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई, तुम्हें तस्वीर की क्या जरूरत, जब बिलामाशा मुलाकात हो जाती है। वैसे बातें तो खूब होती होंगी। क्या बातें होती हैं? उनके पूछने के अंदाज में इतनी चौंकी थी जैसे कॉलेज बॉय अपने दोस्त से डेट का अहवाल मालूम कर रहा हो। वजदान ने सर झुकाते हुए एहसास से कहा, मैं उनकी आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ। अब वो एकदम से संजीदा नजर आने लगे। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? वजदान ने आंखें बंद कर ली। मैं बस इतना चाहता था कि एक दिन वो खुद मेरे पास चली आए और कहीं, लो मैं तुम्हारी हुई। उसने आंखें खोल दी। एक बार उन्होंने भी चाहता कि मैं उनके पास आ जाऊं और मुझसे सब कह दे, जो उन्होंने कभी नहीं कहा। फिर मैं उनके पास गया भी, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया, खुद बुलाकर मुंह फेर लिया। वजदान होंठ काटने लगा। बहुत तकलीफ हुई थी, अब भी होती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे मोहब्बत की उसे रहम की आदत नहीं। जीते जी भी सुराब दिखाए और मरकर भी सुराब दिखाती। अब डॉक्टर रहमत को कुछ पूछने या कहने की जरूरत नहीं थी। वो बिना रुके बोलता ही चला गया। 2 घंटे बाद जब वो डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया तो उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो जज्बाती मोहरिका से गुजर कर आ रहा है। मुस्तफ़ा अज़ीम उसे देखती खड़ी हो गई, फिर तेजी से उसके पास चले आई। तुम ठीक हो बेटा? जी अब्बू, उसने खोखली आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? अब दोनों को अंदर बुलवाया है, उसने मुसम्मिल की बात का जवाब देते हुए कहा। तो मुसम्मिल बोला, ठीक है तुम बैठो, हम थोड़ी देर में आते। फिर वजदान को छोड़कर वो दोनों डॉक्टर के कमरे में चले आए। मुझे इनकी बीमारी का पता चल गया, ये शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हैं। वो दोनों बैठ चुके तो डॉक्टर रहमत ने किसी सवाल से पहले ही कह दिया। अपने पिछले रवैये के बरखिलाफ उस वक्त प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रही थी। मुस्तफ़ा अज़ीम ने उनकी बात सुनी, फिर कतरे हैरानी से पूछा, ये क्या होता है? वो समझाने लगे। शिज़ोफ्रेनिया ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसमें मरीज अपनी सोच और ख्वाहिशात की उलझी दुनिया में जीता है और हकीकी दुनिया और उसके लोग, यहाँ तक कि मरीज की अपनी शख्सियत तक पस मंजर में चली जाती है। अगर आप किसी ऐसे मरीज से बात करेंगे, उसके जवाब आपके सवालों से मेल नहीं खाते, उसकी हरकत और सकनात भी अजीब होती है, साथ ही उसमें जज्बाती बेहिस्सी भी महसूस होती है। यानी वो चीज़ें जिन पर दूसरे लोग खुश या उदास होते हैं, या उस पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करता। आपकी राय में यकीनन वो शख्स पागल होगा, लेकिन टेक्निकली शिज़ोफ्रेनिया के मरीज पागल नहीं होते, क्योंकि पागल उसे कहा जाता है जो सूझबूझ न रखता हो। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के मरीज सूझबूझ रखते हैं, वो बातों को सुनते भी और ठीक सुनते समझते भी, बस उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करते। दरअसल वो बैरूनी दुनिया के मुकाबले में अपने अंदर की दुनिया की तरफ ज़्यादा मतवज्जा होते हैं। और अगर आप उनके उस प्राइवेट वर्ड तक रसाई पा सके तो पता चलेगा कि उनकी बातें हरकत 100% मानवी है। इस हालत का हम अल्फाज में सेल्फ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। ये उस हद तक बढ़ सकते कि मरीज के लिए वक्त का एहसास मिल जाता है। वो ये भी नहीं बता सकता कि वो किस जगह मौजूद है। बाज़ औक़ात तो मरीजों की भूख प्यास तक खत्म हो जाती है और लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं, बल्कि अगर आप खिलाना भी चाहे तो नहीं खाएंगे। बस एक्यूट केसेस में तो मरीज पर्सनल हाइजीन और हाजत तक से बेनियाज हो जाते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो गिरदालत चेहरा और खस्ता लिबास में सड़क के किनारे पर बैठे रहते, कभी यूं खला में घूरने लगते, कभी सर झुकाकर कुछ बड़बड़ाने लगते और कभी अचानक ही उन पर जुनून तारी हो जाता तो चीखने चिल्लाने लगते। उनमें अक्सर लोगों को शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज लाहक होता है। हम में से ज्यादातर उन्हें पागल समझकर हिकारत की नज़र से देखते हैं और बाज़ तो पत्थर फेंकने से भी नहीं चौंकते। शिज़ोफ्रेनिया की इब्तिदाई स्टेज से गुजरते वजदान को भी उन हालात का सामना करना पड़ा था जब लोगों ने इस पर आवाज़ें कसे और इस पर पत्थर फेंके। अपने लाले बेटे के लिए उन अल्फाज पर मुस्तफ़ा अज़ीम का चेहरा मुतग़य्यर हो गया था। मुज़म्मिल ने फ़ौरन उनके हाथ पर हाथ रखकर तपकते हुए उन्हें रिलैक्स करना चाहा, मगर अपने बेटे के इस गुजरे हुए दौर को भी बर्दाश्त करना उनके बस से बाहर था। डॉक्टर रहमत उसी संजीदगी से कहते रहे,
वैसे आपके बेटे की पर्सनल ट्रेजेडी से हटकर भी एक केस बहुत अनोखा है। आमतौर पर शिज़ोफ्रेनिया का किसी जज्बाती सदमे से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर वजदान के मर्ज का बरह रास्त ताल्लुक मलिया की मौत से है। मलिया की अचानक मौत ने उसे हिलाकर रख दिया। वो आज तक उस सदमे से उबर नहीं सका। बहरहाल मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो वजदान में शिज़ोफ्रेनिया की तमाम अलामत पाई जाती है। उसकी केस हिस्ट्री बताती है कि मलिया की मौत के बाद वजदान सेल्फ ऑब्जर्वेशन के फेज से गुजरा था। हालांकि वो जल्दी किसी प्रॉपर इलाज के बगैर इस फेज से बाहर भी आ गया था, जिसके लिए आपको शायन का शुक्रगुजार होना चाहिए। उस बच्चे के साथ जज्बाती वाबस्तगी ने ही उसे हकीकी दुनिया की तरफ लौटने पर मजबूर किया, वरना शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों में विल पावर के इस्तेमाल की मिसालें बहुत कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गए। उसमें किसी दूसरे मरीज की तरह ही जहनी इंतशार और इर्तिकाज की कमी पाई जाती। को की अलामत शदीद नहीं और वो कई सालों से उन अलामत के साथ किसी हद तक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, लेकिन उसकी ज़हन में ख्यालात की रूह हर वक्त बहती रहती है। और अफेक्शन की अलामत तो आपने भी नोट की होगी। 10 साल बाद लौटने पर उसके अंदाज में ना तो गर्मजोशी है और न ही वो किसी नाराज़गी का इजहार करता है। लेकिन वो ये क्यों कहता है कि उसे मलिया नजर आती है? वो चुप है तो मुज़म्मिल जल्दी से बोला, दैट्स हालुसिनेशन, और ये शिज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमन है। हालांकि ज़्यादातर तो ऑडिटरी एक्सपीरियंस की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से मरीज ऐसी चीज़ों को भी देखते हैं जो दूसरों को नज़र नहीं आती। वजदान को मलिया नजर आती है क्योंकि वो उसे देखना चाहता है, और उसी शदीद ख्वाहिश के पेश नज़र उसके जहन ने मलिया की शबिया तराश लिए। और उसकी यादाश्त, क्या वाकई यादाश्त खो चुका है? एक और सवाल हुआ। डॉक्टर अहमद ने तरहम अमीज नज़रों से मुस्तफ़ा आज़िम को देखा। बदकिस्मती से शिज़ोफ्रेनिया के अक्सर मरीजों को यादाश्त खोनी पड़ती, कभी जज़री और कभी मुकम्मल तौर पर। दरअसल उन मरीजों के दिमाग में किसी शऊरी कोशिश के बगैर ख्यालात का रेला बहता चला जाता है। ये किसी मछली बाजार की तरह ही है जहाँ हर आवाज़ आपको अपनी तरफ मतवज्जा करती है। नतीजतन आप किसी को भी तवज्जो नहीं दे पाते। उसको ज़हनी इर्तिकाज़ की कमी कहते हैं। ये कमी सिर्फ सोचों में पर इर्तिकाज़ की नहीं होती, बल्कि वो यादों पर भी इर्तिकाज़ नहीं कर पाते। और इतना तो सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते तो उसे भूल जाते हैं, फिर वो कुछ सोच कर बोले। लेकिन हमारी यादाश्त और हमारे जज्बात के बीच गहरा ताल्लुक है। इसीलिए भी मुमकिन है वजदान की यादाश्त शिज़ोफ्रेनिया से नहीं बल्कि जज्बाती सदमे से मुतासिर हुए। इस सिचुएशन को फ्यूग स्टेट की सूरत में भी बयान किया जा सकता है। एमनेसिया की उस किस्म खास तौर पर जज्बाती धचका यादाश्त के खोने का सबब बनता है, लेकिन कभी कभी कुछ यादें महफूज रह जाती। हालांकि ज़रूरी नहीं कि उन यादों में कोई रब्त हो, लेकिन वजदान के ज़हन में वही यादें ताज़ा हैं जो मलिया से मुतल्लक थी। फ्यूग स्टेट में कभी कभार मरीज अपनी असली शख्सियत को खोकर नई शख्सियत बना लेते हैं, जैसे वजदान ने खुद को अब्दुल्ला की शख्सियत में ढाल लिया था। वो ठीक तो हो जाएगा ना? मुस्तफ़ा आज़िम की आवाज़ में उसके साथ साथ अंदेशे भी बोल रहे थे। डॉक्टर अहमद संजीदगी को तर करके मुस्कुराए। क्यों नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ऐसे मरीजों का इलाज मुश्किल नहीं होता। असल मसला उनका एतमाद हासिल करना है, क्योंकि अक्सर मरीज कभी नहीं मानते कि जो वो देख रहे हैं वो मौजूद ही नहीं। लेकिन वजदान के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो कबूल करता है कि मलिया की डेथ हो चुकी है और हेलुसिनेशन को भी सुराग कहता है। उस सूरत में इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। और उसकी यादाश्त उनकी तसल्ली देने पर मुसम्मिल की फिक्रमंदी कम तो हुई थी, खत्म नहीं हुई। उनकी मुस्कुराहट और भी गहरी हुई। वो तो रिस्टोर होना शुरू भी हो चुकी, बल्कि हकीकतन तो वजदान की यादाश्त गई ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि 10 साल तक वो हर पल मलिया को सोचता रहा। किसी और याद को उसके जहन में जगह नहीं मिली तो वो फ्रंट साइड से हटकर बैक साइड पर चली गई। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम किसी चीज़ को कहीं रख कर भूल जाए, मगर याद करने पर याद आ जाता है कि फला चीज़ कहाँ रखी थी। वजदान कुछ भी भूला नहीं है, बस उसे याद नहीं रहा। जबकि यादाश्त का गुम होना तो उसे कहते हैं जब कोशिश के बावजूद किसी को कुछ याद न आए। लेकिन वजदान जैसे जैसे अपनी पिछली जिंदगी की तरफ लौटेगा उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। लेकिन इस दौरान आप लोगों को वजदान का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यादाश्त की बहाली के अमल के दौरान अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ देर तक वो उन्हें वजदान के मतलब हिदायत देते रहे। फिर मुसम्मिल उनसे दवाओं का पर्चा लेकर अगली सीटिंग की अपॉइंटमेंट सेट करते हुए अपने अब्बू के साथ जाने के लिए खड़ा हुआ और उनसे हाथ मिलाकर दोनों कमरे से बाहर चले गए। एक और बेख्वाब रात। बेड पर दोनों हाथों का तकिया बनाकर लेटे वजदान ने सोचा। और बहुत देर से सोने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका जहन यादों की आमाचुका बना था। उसके जहन की सतह पर तैरती भूली बसरी यादों का कोई नक्श अचानक ही वाजिया हो जाता। फिर अगले ही पल यादों के नकुश धुंधला से जाते और उसका जहन उन्हें कुरेदने लगता। कभी जिदोजहद लाहासिल हो जाते और कभी कोई सिरा उसके हाथ लग जाता तो
कई मंजर एक साथ उसकी निगाहों में घूम जाते, उसके बाद फिर यादों की स्क्रीन सियाह हो जाती और उसका ज़हन फिर से किसी गौहरी नायाब की तलाश में यादों के समंदर में गोते लगाने लगता। उस मुशक्कत ने उसे थका दिया था। सोचते सोचते उसकी आंखें जलने लगी, फिर भी पलकें झपकने को तैयार नहीं थी। उसने एक नज़र साथ सोए बेटे पर डाली, फिर उठ बैठा। अपने कमरे से निकलकर चलता हुआ कॉरिडोर के एंड वाले दरवाजे के सामने जाकर रुका। उस कमरे की मकीन भी रोज जगह मना रही थी। जब ही पहली दस्तक पर दरवाजा खुल गया। सोई नहीं अभी? आयशा उसे देखकर अचंभे से बोली, फिर उसे चुप देकर अंदर आने के लिए कहते हुए कहा, अंदर आ जाओ। अंदर आया तो कमरे में रोशनी हो रही थी और मुस्तफा आसिम सर तक चादर ओढ़े कमर के पीछे तकिया टिकाए बेड पर लेटे थे। वजदान को कमरे में आता देखकर उन्होंने फौरन टटोल कर साइड टेबल पर से ऐनक उठाई और उसे लगाकर वजदान को देखने लगी, जो कमरे के वस में खड़ा चुपचाप उन्हें देख रहा था। आयशा दरवाजा बंद करती खुद भी बेड के कोने पर जा टिकी। मुस्तफा आसिम को उसकी खामोशी से बेचैनी होने लगी थी। न जाने का ऐसा खौफ था, उन्हें हर वक्त वजदान की तरफ से धड़का लगा रहता। चादर हटाकर दोनों पांव लटका कर बैठे और खुद को संभल कर बोले, क्या बात है बेटा? मैं आपसे और अम्मी से माफी मांगने आया हूँ। धीमे लहजे में नजर झुकाकर बोला, कैसी माफी? वजदान ने उनकी तरफ देखा, फिर निदामत से बोला, आप मुझे माफ कर दें कि मैं आपकी इजाजत के बगैर घर छोड़कर चला गया। आपको बताया तक नहीं, एक बार आप लोगों के बारे में सोचने की जहमत भी नहीं की। आप मुझे माफ कर दें कि मैंने एक तवील अरसे तक आपको अजियत में रखा। आप मुझे इसलिए भी माफ कर दें कि मैंने 10 साल में एक बार भी आप दोनों को याद करने की कोशिश नहीं की। फिर लौट आने का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया। आयशा मुस्तफा के लिए अपने बेटे का टूटता बिखरता लहजा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। वो तड़प कर उठे और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरकर दिलासा देने लगी, ऐसी बातें न करो बेटे, मेरा दिल बैठने लगता है। जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, और करे भी कैसे? तुम्हारी दी हुई चोट गहरी से फिर इस जख्म के साथ हम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। कभी दिल में ख्याल तक न गुजरा कि मेरे जिगर का टुकड़ा लोगों की ठोकरें खा रहा है। वो रोने लगे। वजदान उनके उस आंसू पोंछने लगा। आप रोती क्यों है अम्मी? देखिए तो, आपको शराब की ख्वाहिश में दुख देने वाला शराब के पीछे जाते अपनी रूह तक जख्मी कर चुका है। ऐसी बात मत करो वजदान। वो दहल गए, फिर पलट कर शोर से बोले, सुन रहे हैं आपका बेटा क्या कह रहा है? उसे टोकते क्यों नहीं? वो बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किए बैठे थे। आहिस्तगी से उठकर उसके पास आए। खुद को संभालो वजदान, जवान औलाद की शिकस्तगी बूढ़े माँ बाप को और भी बूढ़ा कर देती है। और अब हमारे घाव का जिक्र न करो। हमारा बेटा लौट आया तो हमारे जख्म भी भर गए। लौट आया है तो उसे मेरा पता क्यों नहीं देते? खुद को देखे, मुद्दत बीत गई। अब तो याद करने पर भी अपने चेहरे के नक्श ठीक से याद नहीं आते। वजदान दुख से बोला। वो उसकी कैफियत को समझ रहे थे। उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोले, तुम अपने बाप के चेहरे को तो पहचानती हो ना? वो बोला, आपके गले लगते आपको पहचान गया था, तो बस इतना ही काफी है। मजबूत आवाज में बोली, तुम्हारे दुख दर्द समेटने के लिए माँ बाप हैं। तुम्हारा बड़ा भाई है जो हर मुकाम पर तुम्हारा साथ देगा। फिर भला तुम्हें परेशान होने और रचने की क्या जरूरत है? बातचीत से वक्त के साथ साथ अपने आप सुधर जाती है। और बेटे, अब तुम मलिहा पर बेसब्र कर लो। जिस खुशी की उम्र थोड़ी हो उस पर बड़ा दुख नहीं करते। सबर आ चुका है अब्बू, चैन नहीं आता। उसने हल्के से कहा, फिर अपनी अम्मी से बोला, मैं मुद्दत से सो नहीं पाया अम्मी, आज सोने को दिल करे, आपके पास सो जाऊं? उसने बच्चों की सी मासूमियत से फरमाइश की थी। आयशा मुस्तफा ने आंखों से मुस्कुरा उठी, फिर उससे साथ लिए बेड पर आ गई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। वजदान भी चप्पल उतार कर आराम से बेड पर लेट गया था और उनकी गोद में सर के उसने आंखें बंद कर ली। आयशा मुस्तफा कभी उसके घने बाल सहलाते, कभी झुककर उसके चेहरे पर प्यार करने लगती। कुछ ही देर बाद 35 साल का मर्द माँ की आगोश में गहरी नींद सो गया था। एक अरसे बाद वजदान को इतनी सुकून की नींद आई थी, फिर भी तहज्जुद के वक्त अपने आप उसकी आंख खुल गई। आयशा अभी तक उसका सर गोद में ले जाग रही थी। सामने सोफे पर बैठे मुस्तफा आसिम भी रात भर न सोए थे। वजदान बालों में हाथ फेरता उठ बैठा तो बोले, कहाँ जा रहे हो? तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखकर खुमार अलग आवाज में कहा, फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। कमरे की अटैच बाथरूम में वजू करके उसने किबला रू चाहे नमाज बिछाई और उस पर खड़े होकर नियत बांधते हुए तकबीर के लिए अपने हाथ कानों तक उठा दी। फजर की आजानें होने लगी थी जब मुस्तफा आसिम टोपी हाथ में पकड़े उसके कमरे में आए। वो चाहे नमाज पर बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मुस्तफा आसिम मबहूत हो गई। उनका दिल चाहा कि वजदान को तिलावत करता सुनते रहे, लेकिन आजान की आवाज पर वजदान ने कुरान पाक बंद किया और जिस्दान में लपेट कर अलमारी के रैक पर रखकर पलटते उनसे बोला, खैरियत? हाँ भाई खैरियत है, बस आज दिल चाह रहा है फजर की जमात में शामिल हो। काफी अरसे से फजर इशा की बाद जमात नमाज छोड़ रखी है।
इस उम्र में नजर इस काबिल नहीं रही कि अंधेरे में मस्जिद तक जा सकूं, पर अब तो तुम आ गए हो, हाथ पकड़ कर ले जाया करोगे। मुसम्मिल तो फजर की नमाज के लिए उठता ही नहीं, नालायक, वजदा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ चलते हैं, और शायान को जगाने लगा। वो नींद में था, लेकिन जबरदस्ती उठाए जाने पर उसने मुंह बसुरा बंद आंखों के साथ ही वजू करने बाथरूम में घुस गया। नमाज के बाद तीनों करीबी पार्क में चहलकदमी के बाद लौटे तो सवार और मनाहिल स्कूल यूनिफॉर्म पहने नाश्ता कर रहे थे। पास ही मुसम्मिल हाथ में गाड़ी की चाबी लिए स्कूल छोड़ने जाने के लिए तैयार खड़ा था। वजदान को एक ख्याल है तो उससे कहने लगा, मुसम्मिल भाई, शायान की पढ़ाई का काफी खर्च हो रहा है, उसे स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। हाँ ये बात तो है, इसे यहाँ आई काफी दिन हो गए, अब तक तो इसका एडमिशन हो जाना चाहिए था। तुम ऐसा करो, मैं बच्चों को छोड़ कर आता हूँ, तब तक तुम दोनों तैयार हो जाओ, फिर जवार के स्कूल चले जाएंगे। उसकी प्रिंसिपल से शायान के एडमिशन की बात करेंगे। वो अस्बाक में सिर हिलाकर नाश्ते के लिए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ए लो तुम्हारी बिना शक्कर की चाय। अनिका बच्चों को छोड़कर वापस आई तो चाय का कप वजदान के सामने रखते बोली। वजदान ने मुस्कुरा कर कहा, चीनी डाल कर देंगे तो भी पी लूंगा। वो हंस पड़ी। हाँ हाँ पता है, सुधर गई, वरना याद है अम्मी, गलती से भी अगर चाय में चीनी डल जाती तो कितना हंगामा करता था। उसने अपनी सास से कहा तो मुस्कुराने लगे। याद है, लेकिन देखो जरा, माँ होकर भी मुझे उसकी आदत भूल गई। मुझे भी डॉक्टर रहमत से इलाज करा लेना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है अम्मी, आपके बेटे की आदत इतनी अजीब है कि किसी के भी जहन से में हो सकती है। अब देखे तो वैसे मीठे का शौकीन है, बस चाय मीठी नहीं होनी चाहिए। सर झटक कर वो शायान की तरफ मुड़ी। तुम नाश्ते में क्या लोगे? आलू का पराठा, उसने जोरों शोर के साथ जवाब दिया। अनिका उसके लिए आलू का पराठा बनाने लगी। नाश्ता खत्म करके दोनों मुसम्मिल के साथ जवार के स्कूल पहुंचे। आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, दुबली पतली सी अधेड़ उम्र खातून ने शायान से सवाल जवाब पूछने के बाद मुस्कुराते वजदान से कहा था। उसके चेहरे पर किसी बाप की तरह ही तफाकुर की चमक आई थी, लेकिन फिर प्रिंसिपल साहिबा मुआज़रत करते लहजे में बोले, लेकिन हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते। क्यों? मुसम्मिल बेसाख्ता पूछा। क्योंकि चंद महीनों में एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और एग्ज़ाम्स के इतने अरसे का हम एडमिशन नहीं लेते, हमारा रूल है। मुसम्मिल बोला, अब खुद देख चुकी कि शायन कितना ज़हीन बच्चा है, 2-3 महीने में तो बहुत आराम से कोर्स कवर कर लेगा। मुझे इस पर कोई शक नहीं। उन्होंने मुसम्मिल की तरफ देखा और कहा, लेकिन इसके बावजूद मैं मजबूर हूँ। वजदान परेशानी से गोया, इस तरह तो उसका 1 साल ज़ाया हो जाएगा और अगले साल भी इसे 4th क्लास दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता एक ज़हीन बच्चे के साथ ज़्यादती है? सॉरी वजदान साहब, लेकिन उसूल तो उसूल होते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि शायान हमारा स्टूडेंट बने और आप अपने बेटे को एडमिशन ओपन होने के बाद दोबारा हमारे पास लेकर आएँ। इसके लिए मैं आपको एक गोल्डन ऑफर देना चाहती हूँ। वो दोनों हमातन गोश हुए। आप शायान को 4th क्लास के लिए नहीं बल्कि 5th स्टैंडर्ड के कोर्स के लिए तैयार करें। फिर मैं उसी कोर्स में उसका टेस्ट लूँगी और अगर ये क्लियर हो गया तो हम उसे 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन देंगे। इस तरह शायान के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, बल्कि इसे 1 साल का बोनस मिलेगा जो कि वो अपनी ज़ियानत के मुताबिक डिजर्व करता है। कहिए, आपको ये ऑफर कबूल है? वो दोनों सोचने लगे। फिर मुसम्मिल ने शायान की तरफ देखा जो उन दोनों के दरमियान सोफे पर दबका बैठा था और सिर उठाकर कभी एक तो कभी दूसरे का चेहरा देख रहा था। क्या कहते हो भतीजे, 5th स्टैंडर्ड का टेस्ट पास कर लोगे? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लूंगा तैयाबू, वो जोश से बोला तो मुसम्मिल मुस्कुराकर उसके बाल सहलाते हुए उस्ताद को देखने लगा। ठीक है, हमारे बेटे को आपके ऑफर पसंद है, इसलिए इनकार नहीं कर सकते। तो फिर आप आज से इसे 5th क्लास के कोर्स की तैयारी शुरू करवा दे रहे। एग्जाम्स खत्म होने के बाद इसे ले आइएगा। शुक्रिया। वजदान और मुसम्मिल शायान को साथ लिए खड़े हो गए। प्रिंसिपल के रूम से निकलकर वो लोग स्कूल की बुक शॉप में आ गए। शायान अपने लिए इतनी ढेर सारी नई रंग बिरंगी किताबें कापियां देकर फूले नहीं समा रहा था। वापसी में पिछली सीट पर सारा वक्त अपने स्कूल बैग को बाजू में दबोचे बैठा रहा। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, शायान फौरन गाड़ी का दरवाजा खोल कर उतरा, साथ ही अपना बैग भी घसीट कर निकाल आया और उससे लिए अंदर भाग गया। मुस्तफ़ा आसिम लॉन्च में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो सीधा उनके पास आया और बैग उनके घुटनों पर रखकर साथ ही सोफे पर चढ़कर बैठ गया। देखिए दादा अब्बू, मेरी नई किताबें कितनी अच्छी हैं और अब्बू मेरे लिए कलर पेंसिल पे लेकर आए हैं। वो बैग खोलकर उन्हें अपनी किताबें और कलर पेंसिल दिखाने लगा। वजदान और मुसम्मिल साथ साथ चलते अंदर आए थे। पापा, क्या शायन मेरे से स्कूल जाएगा? हाँ, मुसम्मिल की बात पर खुशी से उछलने लगा। कितना मज़ा आएगा शायान, हम दोनों साथ स्कूल जाएंगे और स्कूल में क्रिकेट भी खेलेंगे। पता है, वहाँ से बड़े बड़े लड़के बैटिंग नहीं देते, बस बॉलिंग करवाते रहते। तुम आ जाओगे तो हम दोनों मिलकर खेलेंगे। ठीक है, पहले तुम बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करवाऊँगा, फिर तुम बॉलिंग करना, मैं बैटिंग करूँगा। वहाँ तो बैटिंग ऑर्डर तक सेट हो गया था। सवार ने मंजूरी दे दी।
मुनीर हसन अपने ऑफिस में बैठे थे कि उनके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। कमीन की आवाज के साथ ही ब्लैक पेन कोट के साथ व्हाइट शर्ट पर ब्लैक टाई पहने वजदान दरवाजा खोलकर अंदर आया था। मुनीर हसन बेख्तियार उसे देखने लगे। उसे देखते हुए हर बार उनका दिल पिघलने लगता था। वो अपने उस एहसास को कोई नाम न दे पाते। क्या मैं बैठ सकता हूँ? वो उनके सामने खड़ा पूछ रहा था। बैठो, उन्होंने कहा और वो हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। बात बहुत पुरानी है, लेकिन शायद आपको याद हो कि 10 साल पहले मैं आपकी लीगल फर्म में वकील के हैसियत से जॉब करता था। सबूत के तौर पर अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपके ऑफिस की तरफ से मुझे दिया गया था। उसने फाइल में से एक लेटर निकालकर उनके सामने टेबल पर रखा, मगर मुनीर हसन ने उसे हाथ भी नहीं लगा। उससे देखते रहे जो कह रहा था। 10 साल तक कुछ नामसाइद हालात की वजह से मैं ऑफिस में हाजिरी नहीं दे सका, लेकिन अब मैं अपनी जॉब को रिज्वाइन करना चाहता हूँ। हालांकि मैं अपनी जॉब पर वापस आने का कानूनन हक रखता हूँ, क्योंकि 10 साल में न तो मैंने जॉब से रिजाइन किया और न आपने मुझे नौकरी से बरतरफ करने के लिए लेटर जारी किया। लेकिन फिर भी मैं अपनी सीट पर वापस आने के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। वो चुप होकर उनकी तरफ मुंतजर निगाह से देखने लगा तो बोली, तुम्हें अपना तारुफ देने की जरूरत नहीं। तुम जैसा लापरवाह गैर जिम्मेदार वकील मेरे लीगल फर्म में कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, और अपनी उस अकलौती गलती को मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? तुम इंतहा दर्जे के नॉन प्रोफेशनल शख्स हो। एक लड़की की खातिर तुम महीनों ऑफिस को नज़रअंदाज करते और फिर कोई इतला दिए बगैर 10 साल की छुट्टी पर चले गए। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि उस वक्त तुम्हारे 2 केसेस अदालत में चल रहे थे, जिन्हें तुम बीच में ही छोड़कर चले गए थे। तुमने अपने करियर के साथ जो किया सो किया, मगर मेरी और मेरी फर्म की रेपुटेशन को जो नुकसान पहुंचा वो क्या? लोग कहते जो हो जाए, एडवोकेट मुनीर हसन के पास केस लेकर मत जाना। उसके वकील तो क्लाइंट को अदालत के कमरे में छोड़कर भाग जाते। तुम किस बेस पर अपनी जॉब वापस लेने की बात करते हो, जबकि तुम्हारी लापरवाही अब भी वही की वही है। तुम्हें वापस आए 3 महीने से ज्यादा हो चुके और तुम अब रीज्वाइनिंग की एप्लीकेशन देने आए हो। इस बात की क्या गारंटी कि जॉब वापस मिलते तुम पहले जैसे गैर जिम्मेदाराना हरकतें नहीं करोगे? वो किसी बॉस की तरह ही डपट कर बोली। वजदान ने आहिस्ता से कहा, अब आपको कभी मुझसे गैर जिम्मेदारी की शिकायत नहीं होगी सर, क्योंकि आपकी भांजी जैसी और कोई नहीं जिसके लिए मैं उस हद तक चला जाऊं। मुनीर हसन ने अफसरदगी से अपनी जरूरत झुका ली, फिर दराज में से फाइल निकालकर उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा, इस केस को अच्छी तरह स्टडी करके इसके पॉइंट्स बनाओ। हम लंच के बाद इस पर बात करेंगे। राइट सर। वो फाइल लेकर उठ गया तो मुनीर हसन धीरे से बोले, क्या हो जाता वजदान जो तुम बता देते? वजदान अपना पाँव नहीं उठा सका। गर्दन मोड़कर उनसे बोला, क्या हो जाता जो मैं बता देता? मुनीर हसन बेबसी से होठ काटते बोले, शाम को घर आ जाना। इफ्तिकार भाई तुम्हें याद कर रहे थे, और हाँ, शायान को भी साथ लेकर आना, बहुत प्यारा बच्चा है। जी अंकल, वो कहकर ऑफिस से निकल गया। शाम को आफाक के घर पहुंचा तो गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा था। बैरूनी गेट जो अक्सर खुला रहता था उस वक्त भी खुला था। शायन गाड़ी रुकते ही दरवाज़ा खोलकर उतरता अंदर भाग गया था। वजदान ने कार लॉक की और इतलाई घंटी बजाता खुले गेट से अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते उसकी नज़र दालान में बिछे तख्त पर उठ गई। एक याद ने चिपके से आकर वजदान का दामन थाम लिया। वजदान को एक शाम याद आ गई, और शाम का सैर, मगर असल सैर तो उन आँखों का था जिन पर झुकी सुनहरी पल की बेखबरी में उठ गई थी। फिर उन आँखों में वह हैरत का उतरना, उस पल को याद करके वजदान का दिल थम गया था। दिल में उस ख्वाहिश का विरद करता वजदान देखकर उसके पास चला आया था, और दालान में बिछे तख्त पर बैठी मलिहा उसे अपने सामने जमीन पर घुटना टिका कर बैठते देखकर पलके चुकाते अपने आप में सिमट गई थी। उसे सिमटते देखकर वजदान पर बेखुदी सी तारी हो गई थी, और उसी बेखुदी में उसके लबों से सरगोशी की, मुझे यकीन तो नहीं है मगर यही सच है, मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। यही नहीं कि तुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मैं उम्रें गुजार आया हूँ मलिहा, मैं खुद को हार आया हूँ। वजदान ने खाली तख्त को देखते हुए सोचा। वो रात बहुत भारी थी, नींद आना तो दूर, वजदान की पलक भी न झपकी। वो बेकरार सा लॉन में टहलता रहा, फिर थक कर लॉन से छत तक जाती सीढ़ियों पर जा बैठा और दूर खला में देखते हुए कहने लगा, अपनी मर्जी थी तो 10 साल मेरा सब्र आजमाया। आज मैं चाह रहा हूँ कि आ जाए तो आ क्यों नहीं जाते? फिर दिल की जो हालत होगी देखा जाएगा, कम से कम आंखों को सुकून मिल जाए। बस एक बार मलिहा, बस एक बार। आज फिर टूटने की रात थी। क्या झगड़ा सूद खसारी का, एक काम नहीं बंजारी का, सब सोना रुपया ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए। तुम एक मुझे बेहतरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। और वो टूटता चला गया। एक ख्वाहिश भी तो आपकी मौत के साथ नहीं मर सकी, लगता है मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी।
दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए हाथों को बालों में से गुजार कर सर के पीछे ले गया। फिर उंगलियों को आपस में फंसाकर सीढ़ियों पर लेट गया।